हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश बजट। कैश बजट पे ये थर्ड वीडियो है हमारी। आज की वीडियो में हम लोग कैश बजट का एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कैश बजट भी बनाया जाएगा और कैश बजट से रिलेटेड जो और कैलकुलेशन की जाती हैं, बाकी के और अकाउंट्स स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। तो हम इससे पहले भी हम कैश बजट पे 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में आपको हमने कैश बजट के बारे में समझाया था, थ्योरी पार्ट कराया था। सेकेंड वीडियो में हमने आपको इससे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे टाइम लैग निकालना या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालना, ये सिखाया था। और आज की वीडियो में कंप्लीट कैश बजट बनाकर दिखाने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना होने पाए और पूरा कैश बजट बनाना आपको कायदे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन में हमारे कह रहे हैं प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ गुप्ता एंड कंपनी फॉर अप्रैल मई एंड जून। गुप्ता एंड कंपनी का अप्रैल मई जून 3 महीने का कैश बजट बनाकर तैयार करना है हम लोगों को। इन्फॉर्मेशन जो दी है वो जैन से लेकर जून तक 6 महीने की इन्फॉर्मेशन दी है। 6 मंथ की सेल दी है, परचेज दी हुई है, वेजेस दिए हैं और कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं 6 महीने के। तो इस पूरे चार्ट में हम लोगों को 6 मंथ्स की अमाउंट दी है और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं 10% ऑफ द परचेजेस एंड 20% ऑफ द सेल्स फॉर कैश। इनकी जो परचेजेस है उसमें से 10% परचेज और 20% सेल नकद हुई है। ठीक है, परचेजेस का 10% पार्ट और सेल्स का 20% पार्ट कैसा है, कैश बेसिस पे है, यानी पैसा उसी वक्त आ गया है और चला गया है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी इज 1/2 मंथ, यानी हाफ मंथ। जो कंपनी का एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो कितना है, हाफ मंथ है। हाफ मंथ का मतलब होता है 1/2 का मतलब कि आपका आधी जितनी भी सेल हुई है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जितना आपने उधार सामान बेचा है उसमें से आपने अपने डेटर से किस तरह से पैसा कलेक्ट कर रहे हो। तो जितनी भी उधार सेल होती है, आधा पैसा कलेक्ट हो जाता है और आधा पैसा नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट होता है। एंड द क्रेडिट परचेजेस आर पेड ऑफ रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ। और जो क्रेडिट परचेज है उसका हम रेगुलर बेसिस पे 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं। वेजेस आर पेड हाफ मंथली। वेजेस जो है वो आधे आधे महीने पर पे करी जाती है। आधे महीने का मतलब सेम है जैसे कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, यानी वेजेस जितनी भी होगी उसमें से आधी पे करी जाएगी, आधी नेक्स्ट मंथ में पे की जाएगी। सिर्फ 1 महीने में से हाफ वेजेस दी जाएगी। एंड द रेंट 500 इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस इज पेड मंथली। और कह रहे हैं खर्चों में 500 रुपए किराया इंक्लूड है, वो हर महीने पे कर दिया गया है टाइम से। और लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल मे बी टेकन एट 15,000। यानी जब हमें अप्रैल मई जून 3 महीने के अकाउंट बनाना है तो इन 3 महीने के अकाउंट में अप्रैल जब स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल का कैश बैलेंस 15,000 लेके हमें स्टार्ट करना है। यानी 1 अप्रैल को इनके पास 15,000 रुपए कैश मौजूद था। तो स्टार्ट करते हैं कैश बजट बनाना। तो कैश बजट बनाने के लिए लाइंस ड्रॉ की हैं हम लोगों ने। गुप्ता कंपनी का कैश बजट बनाने तो हेडिंग डाली कैश बजट ऑफ गुप्ता कंपनी। 3 मंथ्स का बनाना है तो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है फॉर अप्रैल मई एंड जून। और हम लोगों ने इस तरह से कैश बजट के कॉलम बना लिए। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का है जहाँ पे सारी डिटेल लिखेंगे और अप्रैल मई जून में जितना भी कैश आया है और जितना भी कैश गया है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले अप्रैल मंथ का प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमें अप्रैल का दिया है तो यहीं पर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस अप्रैल का क्वेश्चन में दिया हुआ है। लास्ट पॉइंट में कैश बैलेंस दे रहे हैं अप्रैल का 15,000, इसे लिख लेंगे। 15,000 कैश बैलेंस लिखने के बाद अब हम यहाँ पर जितनी भी रिसिट्स होंगी, यानी जितना भी पैसा आ रहा है वो लिखेंगे। रिसिट्स के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे पेमेंट्स। और जितने भी पेमेंट्स हो रहे होंगे उन्हें यहाँ पर लिख लेना है। तो रिसिट में हम लोगों की सबसे पहले आती है बिजनेस रिसिट। बिजनेस रिसिट के अंदर आ जाती है सेल। तो देखते हैं सेल कितनी हो रही है। सेल में आपको ध्यान रखना है, दो ही चीजें यहाँ पर ली जाएंगी। एक तो आपका लिया जाएगा कैश सेल, जितना नकद सामान बेचा है, और दूसरा लिया जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल का मतलब जितना नकद सामान बेच दिया गया है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का मतलब है जितनी उधार बिक्री की थी उसमें से कितना पैसा वसूल हो गया है। तो चेक करते हैं कि हमारी कैश सेल कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर लाइन से टोटल सेल दी हुई है। हम अप्रैल मई जून 3 महीने का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं
और फर्स्ट लाइन हम लोगों को है सेल और परचेज से रिलेटेड। 10% ऑफ द परचेजेस एंड 20% ऑफ द सेल फॉर कैश। टोटल सेल जितनी होती है उसमें से 20% सेल कैश बेसिस पे होती है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए अप्रैल की मंथ की सेल है 90,000, 90,000 का 20% हो जाएगा 18,000। उसके बाद मई की सेल कितनी है 85,000, 85,000 का 20% हो जाएगा 17,000। और नेक्स्ट मंथ जून की सेल है 80,000, 80,000 का 20% निकालेंगे, ये आ जाएगा 16,000। तो अप्रैल की कैश सेल है 18,000, मई की है 17,000 और जून की है 16,000। तीनों कैश सेल को हम उनके मंथ के सामने कैश बजट में लिख देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 18,000, मई की आ गई थी 17,000 और जून की मंथ की आई थी 16,000। अब जितनी से देखिए भाई हम लोगों की जो टोटल सेल है उसे वो 100% सेल है। जब टोटल में से 20% सेल कैश बेसिस पे हुई है तो बची हुई 80% उधार सामान बेचा गया है। जब उधार सामान बेचा गया है तो वहां से हमें निकालना पड़ेगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी अप्रैल मई और जून के महीने में कितनी वसूली की गई है देनदारों से। तो इसके लिए हम अलग स्टेटमेंट बनाते हैं और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के लिए एक स्टेटमेंट बना लिया है, हेडिंग डाली कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जैसे कल की लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था। मंथ्स ऑफ क्रेडिट सेल लिख लिए, हमें 6 महीनों की इन्फॉर्मेशन दी है। वैसे तो 6 मंथ्स की इन्फॉर्मेशन का यूज नहीं था, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए पूरे 6 मंथ नोट कर लिए हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, टोटल सेल में से कैश सेल हर मंथ की माइनस कर दी है। तो टोटल सेल में से जब कैश सेल माइनस करी तो निकल कर आ गई है क्रेडिट सेल। जैसे फर्स्ट मंथ की हम आपको दिखाएं, जैन की। जैन के मंथ में हमारी सेल थी 80,000। तो यहाँ पर टोटल सेल हमने 80,000 लिया, इसमें से 20% सेल कैश बेसिस पे थी, तो 80,000 का 20% हो गया 16,000। तो टोटल सेल 80,000 में से कैश सेल 16,000 माइनस करेंगे तो क्रेडिट सेल निकल कर आ गई है 64,000। और इसी तरह से हमने सारी क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर ली है। अब हमें कलेक्शन देखना है कि अप्रैल मई और जून में कितना कलेक्शन हुआ है। तो सेकेंड पॉइंट हम लोगों का कह रहा है द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी इज हाफ मंथ। जो कंपनी है उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड है हाफ मंथ, यानी जितनी भी सेल होती है उस हाफ मंथ का मतलब यहाँ पे ये होगा जितनी भी सेल होती है उसमें से आधी सेल कलेक्ट हो जाती है और आधी, यानी जितनी भी क्रेडिट सेल होती है उसमें से आधा पैसा कलेक्ट हो जाता है और आधा पैसा नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट होता है। तो जैसे जैन के मंथ की क्रेडिट सेल है 64,000, तो इसका आधा पैसा कितना हो गया 32,000। आधा पैसा सेम मंथ यानी जैन में कलेक्ट होगा और आधा कब कलेक्ट होगा फेब में, यानी अप्रैल मई जून तक जैन में से कुछ भी अमाउंट नहीं जाएगी। इसी तरह से फेब की सेल 64,000 है, इसका हाफ अमाउंट कितना हुआ 32,000। हाफ अमाउंट फेब में कलेक्ट हो जाएगी और बची हाफ कलेक्ट होगी मार्च में। तो अप्रैल मई जून में कुछ भी नहीं मिलना है। फिर मार्च की बात करते हैं। मार्च की उधार बिक्री है 60,000, इसका आधा पैसा हुआ 30,000। आधा पैसा सेम मंथ में मिल जाता है यानी मार्च में, और बचा आधा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा यानी अप्रैल में। तो मार्च की सेल में से हाफ मिल जाएगा अप्रैल में। फिर अप्रैल में आते हैं। अप्रैल की सेल है 72,000, आधा हो जाएगा 36,000। तो 36,000 सेम मंथ में मिल जाएगा यानी अप्रैल में, और बचा 36,000 मिलेगा नेक्स्ट मंथ मई में। फिर मई की बात करते हैं। मई की सेल है 68,000, 68,000 का हाफ यानी 34,000 तो मई में ही मिल जाएगा, बचा 34 नेक्स्ट मंथ जून में मिलेगा। फिर जून में आ जाते हैं। तो जून की सेल है 64,000, इसका हाफ यानी 32,000 सेम मंथ जून में मिल जाएगा, और बचा हाफ जुलाई में मिलेगा, क्योंकि जुलाई का स्टेटमेंट यहाँ बना नहीं रहे इसलिए लिखना नहीं। इतना करने के बाद हम लोग टोटल कर लेंगे कलेक्शन पीरियड का कि किस मंथ में कितना कलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर टोटल कर लिया हम लोगों ने। अप्रैल के मंथ की कलेक्शन हुआ है 66,000, मई में हुआ है 70,000 और जून में हुआ है 66,000। अब इस कलेक्शन की अमाउंट को हम लोग कैश बजट में लिख लेंगे। तो कलेक्शन की अमाउंट को लिख लेते हैं 66,000, मई में कलेक्शन हुआ है 70,000 और जून में हुआ है फिर से 66,000। अब हम चेक करते हैं क्या और किसी तरह की रिसिप्ट हमारे पास है या फिर पेमेंट है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सेल दी हुई थी, तो सेल से क्या होगा, पैसा हमें मिलेगा। सेल उधार जितनी नकद सेल थी और जितना कलेक्शन हुआ था उधार सेल का वो हमारा चला गया रिसिप्ट में। परचेज जब हम करते हैं तो पैसे मेरे पास से जाते हैं तो वो भी पेमेंट में जाएगा।
वेजेस और एक्सपेंसेस के केस में भी कैश हमारे पास से जाता है, इसलिए ये दो तीनों पेमेंट में जाने वाले हैं। तो अब हमारा कलेक्शन में कुछ भी नहीं जाना है, हम क्या करते हैं, रिसिप्ट के कॉलम का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अप्रैल के मंथ का रिसिप्ट कॉलम का टोटल कर लिया है, आ गया है 99,000। मई और जून का टोटल इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी हमें मई और जून के ओपनिंग बैलेंस का नहीं पता है। अब हम क्या करेंगे, अप्रैल का पेमेंट लिख लेंगे। तो जितने भी पेमेंट अप्रैल के मंथ में हुए हैं कैश के फॉर्म में, वो सारे पेमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे और फिर उनका भी हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेल की तो हो गई है। अब उसके बाद हम लोगों को परचेजेस दी हुई है, जैन से लेकर जून तक की हम लोगों को परचेज दी हुई है। तो परचेज में देख लेते हैं कि कितनी हम लोगों की कैश परचेज है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे कह रहे हैं 10% ऑफ द परचेजेस एंड 20% ऑफ द सेल्स फॉर कैश। जो परचेज है उसका 10% पार्ट कैश बेसिस पे खरीदा गया है, यानी परचेज का 10% पैसा उसी वक्त फौरन दे दिया गया है। तो 10% परचेज आ जाएगी कैश परचेज में और बची हुई चली जाएगी 90% क्रेडिट परचेज में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नाम डाल लिया है कैश परचेजेस 10%, क्योंकि हमारी जितनी भी परचेज है उसमें से 10% परचेज कैश बेसिस पे, इसलिए कैश परचेज के आगे हमने 10% लिख लिया। आप चाहे तो लिखें या ना लिखें। अब हम देखते हैं 3 मंथ का हम बना रहे हैं, तो हम अप्रैल में जून की परचेज का 10% अमाउंट यहाँ पर ले लेंगे। तो अप्रैल की परचेज है 50,000, इसका 10% हो जाएगा 5,000। मई की परचेज है 45,000, इसका 10% हो जाएगा 4,500। जून की परचेज है 35,000, इसका 10% हो जाएगा 3,500। तो 5,000, 4,500 और 3,500 ये हमारी 3 मंथ की कैश परचेज आ जाएगी। इसे हम लिख लेते हैं 5,000, 4,500 और 3,500। ये हम लोगों ने कैश परचेज लिखी। अब उसके बाद जितनी उधार परचेज हुई है, 10% परचेज कैश बेसिस पे हुई थी, तो बची हुई 90% उधार थी। तो जितना हमने उधार सामान खरीदा है उसका हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी हमने अपने लेनदारों को अप्रैल, मई और जून के मंथ में कितना पेमेंट किया है, अब हम ये निकालेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है, हेडिंग डालिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मंथ्स के नेम लिख लिए हैं, हमें 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन दी थी। हर मंथ की जो परचेज थी हमने ले ली है। देखिए टोटल परचेज में से 10% कैश थी, यानी 90% उधार थी। तो हमें यहाँ पर उधार परचेज चाहिए, क्रेडिट परचेज। तो हमने हर मंथ की परचेज का 90% निकाल लिया है, आ गई है क्रेडिट परचेज। इस तरह से पूरी 6 मंथ की क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर लिए। अब हम देखेंगे कि अप्रैल, मई और जून में कितना पेमेंट किया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पेमेंट का क्राइटेरिया देखेंगे कि किस तरह से क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन की सेकंड लाइन कह रही है द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द मंथ इज हाफ मंथ एंड द क्रेडिट परचेज आर पेड ऑफ रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ। यानी ये तो कलेक्शन पीरियड की बात हो गई, यहां से बोल रहा है क्रेडिट की बात। द क्रेडिट परचेजेस आर पेड ऑफ रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ, यानी क्रेडिट परचेज हर बार 1 महीने के बाद पे की जाती है। यानी जिस महीने सामान खरीद के लाएंगे नेक्स्ट मंथ उसका पेमेंट करेंगे। यानी जैन की परचेज का पेमेंट फेब में होगा, फेब की परचेज का पेमेंट मार्च में होगा, मार्च का पेमेंट अप्रैल में, अप्रैल का मई में, इसी तरह से मई का पेमेंट जून में होगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम लोगों को जैन की परचेज दी, तो इसका पेमेंट फेब में हुआ होगा, तो अप्रैल में कुछ भी पेमेंट नहीं करा इसका। फेब की परचेज का पेमेंट मार्च में हो जाएगा, मार्च की जो परचेज है उसका पेमेंट करेंगे अप्रैल में। तो मार्च की परचेज की अमाउंट लिख देते हैं अप्रैल के मंथ में, 1 महीने बाद पेमेंट हो रहा है। और अप्रैल की परचेज है 45,000, इसका पेमेंट किया जाएगा मई के मंथ में, तो इसे मई के मंथ में डालते हैं। मई की परचेज है 40,500, क्रेडिट परचेज कह रहे हैं यहाँ पर हम। मई की क्रेडिट परचेज है 40,500, इसका पेमेंट किया जाएगा जून में। और जून की जो क्रेडिट परचेज है इसका पेमेंट किया जाएगा जुलाई में। जुलाई का हम लोग यहाँ पर बना नहीं रहे हैं, तो नहीं लेना है हम लोगों को। और ये हम लोग टोटल करके अपना स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख दी है। अप्रैल का पेमेंट आ गया 37,800, मई का 45,000 और जून का 40,500। इसको हम लोग कैश बजट में लिख लेंगे। ये हम लोगों ने पेमेंट टू क्रेडिटर्स यहाँ पर लिख लिया है कि किस मंथ में कितना पेमेंट किया गया है। तो परचेज हमारी कंप्लीट हो गई, कैश परचेज लिख दी हम लोगों ने,
और जो क्रेडिट परचेज थी उसमें से कैलकुलेट कर लिया है कि पेमेंट कितना किया जा रहा है, कितना कैश हमारे पास से जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं और बाकी के कौन से एक्सपेंसेस दिए हैं। तो सेल्स हो गई, परचेजेस हो गया, ये दोनों कॉलम हमारे कंप्लीट हो गए। अब बची है वेजेस और एक्सपेंसेस। पहले बात करते हैं वेजेस की। तो वेजेस में हम लोग देखेंगे कितना पेमेंट वेजेस का किया जा रहा है अप्रैल, मई और जून में। तो वेजेस से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है उसे चेक करते हैं। ये तो हमें हर मंथ की वेजेस दी हुई है कि जैन की वेजेस थी 20,000, फेब की वेजेस थी 18,000, लेकिन हमें ये देखना है कि वेजेस की अमाउंट एक्चुअल में कितनी पे की गई एम्प्लॉइज को। थर्ड पॉइंट हम लोगों की एडजस्टमेंट का वेजेस से रिलेटेड है। इसमें कह रहे हैं वेजेस आर पेड हाफ मंथली, और आगे रेंट की बात हो रही है, तो हम सिर्फ अभी यहाँ पर वेजेस की बात करते हैं। वेजेस हाफ मंथली पे की जा रही है, यानी एक मंथ की जो वेजेस है उसमें से सिर्फ हाफ वेजेस उस मंथ में पे की जाती है, हाफ बची हुई नेक्स्ट मंथ में पे की जाएगी। जैसे जैन की वेजेस है, तो जैन की वेजेस का आधा अमाउंट 20,000 है, तो इसका आधा यानी 10,000 हम लोग जैन में पे करेंगे, और बचा हुआ आधा 10,000 हम लोग नेक्स्ट मंथ फेब में पे करेंगे। तो हम लोग इसका भी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। यहाँ पर टाइम लैग दिया हुआ है 1/2, ठीक है। इसे हाफ मंथली का मतलब होता है टाइम लैग यहाँ पर कितना है, 1/2 है। एस्टिमेशन ऑफ वेज पेमेंट हेडिंग डाल ली हम लोगों ने। मंथ में लिख लिए पूरे 6 मंथ के नेम, उसके आगे हर मंथ की जो वेजेस क्वेश्चन में दी थी वो लिख ली है। अप्रैल मई जून में कितना वेजेस का कैश पेमेंट हुआ है ये हम लोगों को निकालना है। तो हर मंथ की आधी वेजेस उस मंथ में पे की जा रही है, ये हम लोगों को पता चल गया है। जैसे जैन की वेजेस है 20,000, तो आधी जैन में पे की जाएगी, आधी नेक्स्ट मंथ फेब में पे की जाएगी। इसी तरह से फेब की वेजेस है 18,000, हाफ अमाउंट यानी 9,000 फेब में पे की जाएगी, और बची हाफ मार्च में। मार्च की जो वेजेस है उसमें से हाफ अमाउंट यानी 11,000 तो मार्च के मंथ में पे की जाएगी, और बची हुई हाफ अप्रैल में पे की जाएगी। तो मार्च की वेजेस में से हाफ अमाउंट कब पे की जाएगी, अप्रैल में, तो इसे हम अप्रैल के मंथ में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल की वेजेस है 24,000, आधे हो जाएगा 12,000, तो आधी अमाउंट पे की जाएगी अप्रैल में, और आधी पे की जाएगी नेक्स्ट मंथ मई में। फिर मई आ जाएगा, मई की वेजेस है 20,000, हाफ अमाउंट यानी 10,000 मंथ मई में ही पे कर दी जाएगी, और बची 10,000 नेक्स्ट मंथ जून में पे की जाएगी। जून की वेजेस है 18,000, इसकी हाफ अमाउंट यानी 9,000 जून में ही पे कर दी जाएगी, और बची हुई 9,000 पे करी जाएगी जुलाई में। जुलाई का स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बनाना नहीं है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे। अब हम टोटल कर लेते हैं और देखते हैं किस मंथ में कितनी टोटल अमाउंट वेजेस की पे की गई है। तो 11,000 प्लस 12 ये हो जाएगा 23,000, 12 प्लस 10 22,000, 10 प्लस 9 ये हो गया 19,000। अब यहाँ पे जो टोटल कैश पेमेंट ऑफ वेजेस आया है इसको हम लोग कैश बजट में लिख लेंगे। तो वेजेस जो निकल कर आई थी 23,000, 22,000 और 19,000 हम लोगों ने यहाँ लिख ली है। अब वेजेस के बाद देखते हैं और कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। सेल और परचेजेस की हम पहले ही कैलकुलेशन कर चुके हैं, वेजेस की भी कैलकुलेशन हो गई। अब आती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट दी हुई हम लोगों को। थर्ड एडजस्टमेंट में ही वेजेस के आगे कह रहे हैं रेंट ऑफ 500 इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस इज पेड मंथली। खर्चे जो दिए हम लोगों को उनमें 500 रुपए रेंट इंक्लूड है जो हर महीने पे किया जा रहा है। तो हर मंथ में कितना रेंट पे किया जा रहा है, 500। तो हम कैश बजट में रेंट लिख लेंगे, हर मंथ पे किया जा रहा है 500। उसके बाद अब बचे हैं एक्सपेंसेस। तो हम क्या करने वाले हैं, सारे एक्सपेंसेस अप्रैल मई जून के लिखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो बस इतना दिया हुआ है कि रेंट में, एक्सपेंसेस में 500 रेंट इंक्लूड है। रेंट हमने अलग से शो कर दिया है, तो हम अप्रैल मई जून के खर्चों में से हर मंथ 500 रेंट का माइनस कर देंगे और बचे हुए को एक्सपेंसेस में लिख देंगे। देखते हैं अप्रैल का खर्चा कितना है। तो अप्रैल के मंथ का एक्सपेंसेस 7,000, 500 इसमें से रेंट के हटा देंगे तो एक्सपेंसेस का पेमेंट हो जाएगा 6,500। और एक्सपेंसेस के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि पेमेंट रोक के दिया जा रहा है या इसमें टाइम लगे। तो 7,000 में से रेंट का 500 माइनस करेंगे और 6,500 लिख देंगे। ये यहाँ पर हम लोगों ने लिखनी है एक्सपेंसेस 6,500,
मई के एक्सपेंसेस थे 6000, उसमें से 500 माइनस की आ गए 5500, और जून का 500 माइनस करने के बाद आ गया 4500। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे। तो पेमेंट के जिसमें जितने भी हम लोगों को एक्सपेंसेस दिए हुए थे उन सबका हमने टोटल कर लिया है, अप्रैल मई जून का टोटल आ गया है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम जो रिसिप्ट का टोटल है उसमें से पेमेंट का टोटल माइनस कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए ए जो टोटल है रिसिप्ट का, उसमें से बी वाला पार्ट माइनस कर देंगे। पहले हम अप्रैल के मंथ का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस पता था, बाकी मंथ का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता। जो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस हमारा निकल कर आएगा वही नेक्स्ट मंथ मई का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस। अप्रैल की रिसिप्ट है 99,000 और पेमेंट है 72,800। इन्हें माइनस कर देंगे रिसिप्ट में से पेमेंट। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ गया है 26,200 रुपीज। अब इस क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट मंथ मई में ट्रांसफर कर देंगे। ये मई का ओपनिंग बैलेंस बन गया 26,200। अब हम मई में ओपनिंग बैलेंस में रिसिप्ट्स का टोटल ऐड कर लेंगे। 26,200 में 17,000 प्लस 70,000, ये आ गया 1,13,200। तो मई की रिसिप्ट का टोटल आ गया है और पेमेंट का भी टोटल आ गया है। तो 1,13,200 टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट 77,500 हम माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस मई का आ गया है 35,700। अब इस 35,700 जो मई का क्लोजिंग बैलेंस है वो बन जाएगा नेक्स्ट मंथ जून का ओपनिंग बैलेंस 35,700। फिर हम जून की रिसिप्ट्स का टोटल करेंगे 35,700 प्लस 16,000 प्लस 66,000, ये आ गया 1,17,700। अब हम क्या करेंगे, जो जून की हमारी टोटल रिसिप्ट आई है 1,17,700, उसमें से जून के एक्सपेंसेस 68,000 माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ गया 49,700। तो ये बनकर तैयार हो गया है हमारा कैश बजट। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था आज कैश बजट से रिलेटेड। अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट हो और तो कमेंट में बताइएगा। अगर कैश बजट पे हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।